आखिर क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था और नेशनल पेंशन स्कीम को चालू किया था? मतलब कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, मतलब क्यों इसको हटाना बिल्कुल सही था। तो हम ऐसे 3 बड़े रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से नेशनल पेंशन स्कीम्स ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेहतर है। ये 3 बड़े कारण नहीं बल्कि 3 ऐसी प्रॉब्लम है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है। देश में ओल्ड हो सकता है। हेलो दोस्तों, जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज अजीबोगरीब वादे करने में लगी हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और इन्हीं अजीबोगरीब वादों में से एक है ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करना। वैसे तो नेता लोग वादे पूरे करते नहीं हैं, लेकिन ये उन वादों में से है जिन्हें उन्हें इलेक्शन से पहले ही पूरा करना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि पेंशन स्कीम से सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाला बेनिफिट है या फिर उनका हक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में स्टेट्स जितना भी टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें से ज़्यादातर स्टेट्स उसी टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन स्कीम्स पर खर्च कर देते हैं। जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का 36.49% पेंशन पर खर्चा करता है, बिहार 58.9% और हिमाचल प्रदेश 79.93% खर्चा करता है, वो भी सिर्फ पेंशन देने के लिए। इसका मतलब राज्यों के बेसिक डेवलपमेंट की तुलना में पेंशन पर ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। बस यही रीजन था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया और नेशनल पेंशन स्कीम को चालू किया था। लेकिन फिर भी अपने देश की पॉलिटिकल पार्टीज ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने के लिए ऐसे खतरनाक वादे कर रहे हैं। और तो और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ओल्ड पेंशन स्कीम वापस भी कर चुके हैं। राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है और जानेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम है क्या और कैसे ये देश के आम लोगों को प्रभावित करती है। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी मदद करती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम आखिर है क्या, कैसे ये इकोनॉमिकली हमारे स्टेट्स पर असर डालती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति राहुल की उनकी रिटायरमेंट के समय पर हर महीने की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए मिलेंगे, जो कि उनके आखिरी महीने की बेसिक सैलरी का 50% है। और ये 25,000 रुपए समय के साथ डीएनएस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती रहती है। और ये डीएनएस अलाउंसेस राहुल की बेसिक सैलरी का कुछ % के रूप में दिया जाता है ताकि देश में महंगाई बढ़ने पर पेंशन मिलने वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मान लेते हैं कि डीएनएस अलाउंसेस 4% है, तो 25,000 का 4% कितना हुआ 1,000 रुपए, यानी टोटल महीने में कितना मिला 26,000 रुपए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है या नीचे, सरकार को ये पेंशन देनी ही पड़ेगी। चाहे सरकार पर कितना भी कर्जा हो, चाहे देश की इकोनॉमी नीचे ही क्यों ना जा रही हो, सरकार को ये पैसा देना ही पड़ता है। और ऐसे ही राहुल की तरह साल 2021 में भारत में 69 लाख लोग हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। और इस सिस्टम की वजह से ऐसे 3 बड़े नुकसान होते हैं जो भारत की इकोनॉमी के लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये 3 बड़े नुकसान हैं क्या। तो पहला नुकसान ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर 25,000 रुपये महीना दिया जाता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे 10 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है तो ये महीने का लगभग 2500 करोड़ रुपए हो जाता है और ये साल का लगभग 30,000 करोड़ रुपए हो जाता है। जैसे जैसे पेंशन लेने वालों की संख्या और डीए बढ़ता है, पूरे राज्यों का बजट बिगड़ जाता है। लेकिन अगर हम साल 1991 की बात करें तो केंद्र सरकार का पेंशन बिल सिर्फ 3,272 करोड़ था और अगर पूरे राज्यों के पेंशन बिल मिलाकर बात करें तो सिर्फ 3,131 करोड़ था। लेकिन साल 2021 में केंद्र सरकार का पेंशन बिल 58 टाइम्स बढ़कर 1.9 लाख करोड़ हो गया और राज्यों के लिए 125 टाइम्स बढ़कर 3.86 लाख करोड़ हो गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से राजस्थान ने अकेले पेंशन पर 23,000 करोड़ और सैलरी पर 60,293 करोड़ खर्च किए हैं और ये राजस्थान के टोटल टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का 50% है। और देखा जाए तो 10 लाख परिवार जो कि 1.6 करोड़ परिवारों का लगभग 6% है, मतलब राजस्थान के पूरे टैक्स रेवेन्यू का 56% सिर्फ इन 6% लोगों को दिया जाता है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसमें स्टेट्स के टोटल टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन देने में जाता है। दूसरी ओर शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सारा पेंशन का पैसा किसी भी पेंशन फंड से नहीं आ रहा है जिसे किसी पेंशन मिलने वालों ने बनाया हो, बल्कि आज के टोटल टैक्स देने वाले लोगों के टैक्स फंड से आता है। इसीलिए आप और मेरे जैसे लोग देश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए टैक्स पे करते हैं। और जैसे जैसे टाइम के साथ डीएनएस अलाउंसेस बढ़ता है, गवर्नमेंट स्टेट्स की डेवलपमेंट की तुलना में पेंशन पर ज़्यादा खर्चा होने लगता है। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये है कि स्टेट्स के पास ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जिसके बेसिस पर ये पेंशन देते हैं। और यही रीज़न है कि कुछ स्टेट्स अपने टोटल टैक्स रेवेन्यू का कुछ % देते हैं पेंशन देने के लिए और कुछ स्टेट्स ज़्यादा % देते हैं। और ये ऐसे 2 रीजन्स की वजह से बहुत बड़ी बात बन जाती है। पहला रीज़न कि अगर किसी स्टेट का टोटल टैक्स रेवेन्यू का 30 से 50% किसी ऐसी चीज़ में जा रहा है जिससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा रीज़न क्योंकि ये स्टेट्स इतना सारा पैसा पेंशन देने में खर्च कर देते हैं कि इनके पास अब पैसा ही नहीं है सरकार चलाने के लिए।
फिर या तो ये केंद्र सरकार पर निर्भर हो जाते हैं या फिर सरकार चलाने के लिए इनको लोन लेना पड़ता है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह अगर सभी स्टेट्स अपने रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन में देने लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का दिवालिया निकलना तो तय है और इन सभी स्टेट्स को मिनी श्रीलंका में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो हमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू किया। शायद उनको थोड़ी शर्म आ जाए। और यही बातें पंजाब और हिमाचल प्रदेश भी कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ओल्ड पेंशन स्कीम की। तो बस इसी वजह से वाजपेयी जी की सरकार ने साल 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम को शुरू किया। नेशनल पेंशन स्कीम में अगर राहुल को 30,000 रुपये सैलरी मिलती है तो उनके करियर की शुरुआत में उनके सैलरी का 10% उनके पेंशन फंड में ऐड किया जाएगा और सरकार भी इसी फंड में 10% ऐड और करेगी और ये पूरा पैसा मार्केट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसका फंड मैनेजमेंट LIC, SBI, एक्सिस और HDFC के द्वारा पेंशन फंड मैनेजमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट मॉनिटर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की तरह है। तो इसीलिए जैसे जैसे राहुल की सैलरी बढ़ती है उनका पेंशन फंड भी बढ़ता रहेगा और आखिर में 60 साल की एज में रिटायरमेंट होने के बाद उनके पूरे फंड के कॉर्पस का यूज उन्हें हर महीने पेंशन देने के लिए किया जाएगा या फिर रिटायरमेंट के बाद राहुल अपने फंड का 60% पैसा वापस लेने का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो अगर पेंशन फंड में 2 करोड़ रुपए हैं तो राहुल अपने फंड में से 60% यानी 1.2 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं और बाकी 80 लाख रुपए राहुल को पेंशन देने के लिए मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहेंगे। इसीलिए अगर फंड ने 10% रिटर्न भी दिया तो राहुल को उनके पेंशन के रूप में 80 लाख का 10% यानी 8 लाख रुपए साल मिलेगा। और अगर राहुल 60% पैसा ना निकालकर पूरा 2 करोड़ रुपए मार्केट में ही इन्वेस्टेड रखते हैं तो उन्हें 10% का रिटर्न मांगते हुए उन्हें हर साल 20 लाख रुपए मिलेगा। और नेशनल पेंशन स्कीम के चालू होने से हमारे देश की इकोनॉमी को कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा, साल 2009 के बाद से सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही नहीं, कोई भी इस पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट और किसी भी प्राइवेट एम्प्लॉय का बहुत सारा पैसा सच में इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है और फिर मार्केट से इस पैसे को सरकारी और प्राइवेट कंपनियों को बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा फायदा, जो भी पैसा पेंशन देने के लिए यूज हो रहा है वो सीधा सरकार से नहीं आता बल्कि मार्केट में फंड से जो भी रिटर्न आता है उसी से आ रहा है। इसीलिए सरकार पेंशन देने के लिए जो भी पैसा खर्च करती है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये सारे फायदे थे नेशनल पेंशन स्कीम के और पिछले 8 सालों में नेशनल पेंशन स्कीम ने हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में कई सारे कस्टमर्स को जोड़ा है। इसीलिए तो साल 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 23,32,774 कस्टमर्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास 58,99,162 कस्टमर्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के पास 15,92,134 कस्टमर्स थे और तो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास भी 25,45,771 कस्टमर्स थे। और सभी कस्टमर्स से इकट्ठा होने वाला पैसे की अगर टोटल अमाउंट देखें तो करीब 7,94,870 करोड़ रुपए होगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा अब इंडियन मार्केट में बिजनेस करने के लिए, पेंशन देने के लिए और देश की तरक्की के लिए यूज हो रहा है। तो इस तरह काम करती है नेशनल पेंशन स्कीम। तो अब सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना चाहती हैं? चलिए समझते हैं। पॉलिटिक्स के नजरिए से सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के सिर्फ पॉजिटिव साइड से नजर आते हैं, मतलब उनको एक पैसिव इनकम मिलती रहे बस। लेकिन इसके नेगेटिव साइड यानी स्टेट डेवलपमेंट पर इसका कितना बुरा असर हो रहा है ये आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है और इसी बात का तो पॉलिटिशियंस फायदा उठाते हैं वोट मांगने के लिए। और क्या आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने में सबसे बुरी बात क्या है? देखो, ओल्ड पेंशन स्कीम में पहले कुछ सालों में सरकार का खर्चा कम होते हुए नजर आता है। इसीलिए सारे न्यूज चैनल्स वाले सिर्फ यही दिखाने में लग जाते हैं कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से सरकार का खर्चा कम हुआ है। लेकिन चालाकी वाली बात तो ये है कि न्यू पेंशन स्कीम में जो सरकार 10% फंड में मिलाती है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार को नहीं देना होता है। तो ऑन पेपर और लोगों को ये दिखाया जाता है कि सरकार ने ये 10% पैसा बचाया है, लेकिन अगर आखिर में अगर वो अमाउंट देखें जो ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा रिटायर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है तो वो इससे बहुत ज़्यादा होता है। देखो, इन स्कीम्स को लाना जो कि देश के लिए और लोगों के लिए बेहतर हो, इसके लिए दिमाग लगता है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है। तो ये नेताओं के बस की बात तो नहीं है और इन स्कीम्स के पीछे का दिमाग अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे सेक्रेटरीज का होता है और ये सेक्रेटरीज और कोई नहीं बल्कि IAS ऑफिसर्स ही होते हैं। अब IAS ऑफिसर बनना कोई मजाक तो है नहीं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने IAS की प्रिपरेशन को मजाक बना के रखा है। एक IAS ऑफिसर को इन स्कीम्स पर इतनी मेहनत नहीं करनी होती जितना ऑफिसर बनने के लिए उसने एज ए स्टूडेंट की थी। तो एक स्टूडेंट कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करता है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।